बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर। बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट आज का टॉपिक है। इसको मैं एक 5 लाइनों में डिफाइन करके 2 मिनट में भी इसको फारिग कर सकता हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा तफसीली एक इस तरह अंदाज से आपको बताता हूं ताकि सब के सब लोग समझ और अच्छी तरीके से समझ जाए। सबसे पहले तो मैं कल वाले लेक्चर पिछले लेक्चर के हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि ये तो आपको पता था कम से कम ना, ये कि मास मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कोई भी मास आप ले ले, वो आप उसके मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बात हमें किसने की थी? ये आइंस्टाइन ने की थी, ठीक है। ये आइंस्टाइन ने ये बात कही थी। उसने एक रिलेशन भी बनाया था कि अगर आप किसी चीज के मास के एनर्जी आपको चाहिए, मास से आपको एनर्जी चाहिए कि भाई इस मास से कितनी एनर्जी मुझे मिलेगी, तो वो आप बस ये E = mc², ये फॉर्मूला पुट करो। m की जगह मास लिख दो, c स्पीड ऑफ लाइट है, मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाएगा उसके साथ जॉल लिख दो, जॉल बस। वो एनर्जी है। सो मास इंटू एनर्जी, ये बात आपको पता है, ठीक है। ये आपके जहन में पड़ी हुई है। अच्छा, अब एक मैं आपको एक रोजमर्रा की जस्ट एक मिसाल बताता हूँ इस टॉपिक को समझने के लिए कि यहाँ एक शख्स है, यहाँ एक दूसरा शख्स है, और ये एक और शख्स है। ये तीन अलग अलग लोग हैं। इसके पास 100 रुपये, ये जिसमें आपको समझाने की खातिर कुछ एग्जांपल बता रहा हूं अपने से, ठीक है, अपने अपने माइंड के हिसाब से। ये दूसरा शख्स है, इसके पास भी 100 रुपये है। ये तीसरा शख्स है, इसके पास भी 100 रुपये है। अभी तक ये लोग अलग अलग हैं। ये तीन के तीन लोग क्या है? अलग अलग हैं अभी तक, अलग अलग हैं। सही है। हर बंदा अपने काम से काम कर रहा है। इनके पास टोटल पैसे कितने हैं? 100 + 100 + 100, यानी इनके पास टोटल 300 रुपये है, 300 रुपीज है। ठीक है, बहुत आसान है यहाँ तक तो। अगर ये तीन लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला के कि भाई मैं ना, हम ना एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ये तीन लोग आपस में एक साथ हो गए, यूनाइटेड हो गए। जब ये लोग यूनाइटेड हो गए, फिर हमने देखा यही वो लोग हैं जिसके पास 100 रुपये हैं। हमने देखा कि इनके पास 300 रुपये के बजाय थोड़ा सा कम अमाउंट आ गया, 290 है या 295 है, ये रुपीज आ गए इसके पास। तो आप सब लोग हैरान हो जाएंगे, यार ये क्या हो रहा है। जब तक ये अलग अलग थे तो हर एक के पास 100 100 था, वो आप प्लस करोगे तो 300, लेकिन जब आप यहाँ पर कंबाइन हो गए तो 295। दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा, ये इंसानों की शक्ल में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिजिक्स के अंदर ऐसा जो तरतीब होगा कि जब चीजें अलग है तो उनका हिसाब कुछ और है, जब ये कंबाइन हो गए तो वो कम हो जाते हैं, कंबाइन हो गए कम हो जाता है। बस ये अपने माइंड में रखना है। ये मैं आपको बताने वाला था। होना तो वही चाहिए कि जैसे अलग अलग थे, उनका सम बराबर होना चाहिए जब वो कंबाइन हो गए थे। लेकिन अगर ये सम, सम मतलब इनका जमा, अगर इनका सम, सम मतलब सम, सम मतलब चीजों का मजमू, अगर इनका मजमुआ जो है वो आ, इनका मजमू जो है ये कम होगा अलग अलग से, ठीक है। तो अब चले मैं आपको अब टॉपिक की तरफ ले आता हूँ फिजिकल। कोई 8 10 मिनट मैंने सिर्फ इसको इसमें ले लिए। अब देखिए, मैं पार्टिकल्स, आपको पता है कि हमारे पास पार्टिकल्स है, एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर?
न्यूक्लियस के अंदर मैं पार्टिकल की बात करता हूँ। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक प्रोटॉन है और ये दूसरा प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो मैं इसको एन लगा देता हूं, इसको एन लगा देता हूं, इसको पी लगा देता हूं, इसको पी लगा देता हूं। ये दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन आपस में मिले हुए हैं। यहां पर एक न्यूट्रॉन यहां पर है, एक न्यूट्रॉन यहां पर है, एक प्रोटॉन यहां पर है, एक प्रोटॉन यहां पर है। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में फर्क क्या है? राइट साइड पर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, लेफ्ट साइड पर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। राइट साइड पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेपरेट हैं, लेफ्ट साइड पर वो कंबाइन है। इतना सा फर्क है। जी जी बिल्कुल। देखो, मैं आप लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, 1.67 10⁻⁻27 kg, 9.1 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसको फिलहाल दफा कर दो, जो ओरिजिनल मास है। मैं अपने से आपको फिर से कुछ फर्ज किया हुआ कोई दूसरा मास बता रहा हूं। फर्ज करते हैं प्रोटॉन का मास 10 है, राइट। न्यूट्रॉन का मास 11 है। फर्ज करते हैं, अपने से बोला, तो इस प्रोटॉन का मास भी 10 हो जाएगा और इस न्यूट्रॉन का मास भी क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब ये सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से अलग अलग है। अगर मैं इन सब का मास ले लूँ ना, सम, इनका सबका अगर मैं मास ले लूँ सम, तो जाहिर है आप 10 + 10 प्रोटॉन का मास लोगे, फिर क्या करोगे? फिर तमाम न्यूट्रॉन का मास लोगे, 11 + 11। तो फिर इनको प्लस करेंगे, 10 + 10 20, 11 + 11 22, और अगर ये भी करोगे तो ये बनेगा 42। तो उसका मतलब है राइट साइड पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास 42 है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए, इनको कंबाइन कर लेते हैं। जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो कंबाइन जब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, इन आम स्टूडेंट के जहन में तो यही बात होगी कि भाई हाँ ठीक है, कंबाइन हो गए तो इनका मास 42 ही रहेगा। तो वो ऐसा सोच रहा है कि इनका मास 42 ही रहेगा। ये जो नन्ना मुन्ना सा स्टूडेंट है, वो ये करके यार 42 ही रहेगा, और हम सभी इस तरह सोच रहे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब तजर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंटली तजर्बा जब किया गया, इन सब का ये जो एक किस्म का न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है भाई। इस न्यूक्लियस का मास जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, उसका मास था लेस, लेस आ रहा था, मास लेस आ रहा था सेपरेटेड वाले से। यानी 42 से कम कर दो भाई, 40 आ गया था मास, 40 इसका मास आया था। ठीक है ना? हाँ बस ऐसा। और ये बिल्कुल क्लियर है, ये सच है, ऐसा ही होता है एक्सपेरिमेंटली। तो अब साइंटिस्ट देख रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या हुआ? मास कभी गायब नहीं हो सकता। वो आपको पता है, क्लास 9th में, क्लास 10 की फिजिक्स में, फिर फर्स्ट में भी आप आ गए, एक ही चीज था कि भाई मास गायब नहीं हो सकता। मास से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन गायब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो मास गायब हो गया। यानी ओरिजिनल मास कितना था? ओरिजिनल मास था 42। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। चले यहाँ लिख लेते हैं, ओरिजिनल मास था 42, और अब जो एक्सपेक्टेड मास था, ओरिजिनल नहीं, एक्सपेक्टेड मास था, एक्सपेक्टेड 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 मास था 42,
और ओरिजिनल मास आया 40। ये ओरिजिनल मास है। ओरिजिनल मास, ओरिजिनल मास हमें तजर्बे से मिला, एक्सपेरिमेंट करके हमें मिला। तो ये 42 से 40 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 10। कितना मास गायब हुआ है? 2 का जो मास है ये गायब हुआ है। अब ये जो 2 का मास है इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। कितना आसान है, मास डिफेक्ट। ये जो मिसिंग मास है इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। आप साइंटिस्ट कह रहे हैं यार ये कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क, ओ वेयर इट इज गॉन, ये गया कहां पर? ये जो 2 का मास है जिसे हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं, ये मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट, ये जो मास था ये कन्वर्ट हुआ था एनर्जी में। ये कन्वर्ट हुआ था एनर्जी में, गायब नहीं हुआ है, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। एनर्जी कहां पर गए? हाँ, एनर्जी का हम आपको बताएं कि वो कहां पर गए। ये जो एनर्जी हमारे पास आ गई, कुछ तो कुछ एनर्जी हो गई। ये मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये जो एनर्जी हमारे पास आ गई, इस एनर्जी ने क्या किया? इस एनर्जी ने कलर चेंज कर देता हूं। इस एनर्जी ने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में मिलाया, आपस में मिलाया। तो आपस में मिलाने के लिए, न्यूक्लियस बनाने के लिए ये एनर्जी जाके वहां पर खर्च हुई थी। अब आप समझ आए? अब ये, अगर हम इस एनर्जी को फाइंड करें कि कितनी एनर्जी है, तो आप इस पर आइंस्टाइन का इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लेक्चर के शुरू में भी मैंने बताया था कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल इस एनर्जी का नाम, अब देखो, ये जो मिसिंग मास से जो एनर्जी हमारे पास आई, जो भी जितनी भी है, इस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। इसका नाम क्या है? इसका भी कलर चेंज करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ये एनर्जी यूटिलाइज हुई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने के लिए, यूटिलाइज हो गई। तो फालतू नहीं गई, गायब नहीं हुई है, जाया नहीं हुई है। इसने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में कंबाइन कर दिया। तो अब यूं समझे कि ये एनर्जी अब इस शक्ल में मौजूद है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस एनर्जी की मदद से मिले हुए आपस में। आप इसीलिए इसका नाम रखा गया बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने वाली एनर्जी, या न्यूक्लियस को बनाने वाली एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन। अब देखो, आपको एक तीर पे 2 शिकार मिले। एक तो आपको मास डिफेक्ट समझ आया, एक आपको बाइंडिंग एनर्जी समझ आई। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी का हम लोग कैसे इसको फाइंड करके कितनी जॉल की एनर्जी, अब किसी भी न्यूक्लियस में आप फिर इस बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं, मैं कल भी दे दूंगा। बात सिंपल है। आइंस्टाइन का फॉर्मूला भी याद है कि एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपका डिफेक्टेड मास कितना है? डिफेक्टेड में जैसे इस एग्जांपल में 2 आया हुआ है, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁻⁸ इन सब का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर में है तो इसका भी सबका स्क्वायर लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 3, चूंकि 3 भी ब्रैकेट के अंदर है तो वो स्क्वायर 3 पर भी आ रहा है। तो 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ ये आ जाएगा। अब 2 9 18, 18 × 10⁻⁶ जॉल, इधर इसके साथ जॉल लगाएंगे बस। 18 × 10⁻⁶ जॉल, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। मतलब आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं
ये मिसाल एक बार मैंने आपको सादा तर से बता दिया, आप लोग बड़े आराम से मजाक मजाक में इंशाल्लाह जाकर ओरिजिनल न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि इसका डिफेक्टिव मास कितना है और उसकी एनर्जी कितनी है। एक और बात, ये जो एनर्जी हमारे पास आई बाइंडिंग एनर्जी, ये जॉल में है। आप लोग इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 1.6 × 10⁻19 जॉल जो है उसके साथ वो डिवाइड करो, जो भी आपके पास नंबर आ जाए जॉल, इसको इस डिवाइड करें, इसके ऊपर लिखिए, नीचे जो है 1.6 × 10⁻21 जॉल वो नीचे लिखा करें, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तब इससे आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी और उसको आप फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारा आपको मैं बता चुका हूं। आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें बाइंडिंग एनर्जी जॉल में आपको नहीं मिलेगी, वो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो अभी से आपके माइंड में एक चीज आ गई कि अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, हम कैसे उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तरीका मैंने बता दिया। चले, यहां से हो गया मेरा एग्जांपल खत्म, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट ये सारा का सारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर आ जाए तो आप जरा डेफिनेशन की तरफ आ जाए। मास डिफेक्ट, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस का मास कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सेपरेट मास से। बिकम ऑफ द न्यूक्लियस, दिस मिसिंग मास, ये जो मास गायब है, दिस मिसिंग मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अच्छा, द एनर्जी ऑफ द डिफेक्टेड मास, वो जो मास डिफेक्ट था वो गायब नहीं हुआ, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी एनर्जी की बात हो रही है। द एनर्जी ऑफ द डिफेक्टेड मास इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कहाँ पर यूज होती है, कंबाइन करने के लिए, किस चीज को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन करे टू मेकअप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर पी 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 एन एन एन, ये रहा पी पी एन एन। अब ये अलग अलग है, इनको कंबाइन करना है मैंने, ये देखो 6 दायरे है, सबको मैंने कंबाइन कर दिया है। तो कंबाइन के वक्त ये एक छोटा सा न्यूक्लियस हमारे पास बना। इसको बनाने के लिए आपको क्या देनी पड़ी, यहाँ पर क्या यूटिलाइज हुई, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पर आके वो हो गई, यूटिलाइज हो गई। अब सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, न्यूक्लियस तो बन गया ना आपके हमारे सामने, न्यूक्लियस अगर कोई शख्स चाहे कि अगर इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहे, इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहे कि भाई इसको मैं तोड़ना चाहता हूं, यानी वापस के प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग करना चाहता हूं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी। सपोज उस एग्जांपल में जो हमने कहा किया था उसमें 18 × 10⁻16 जॉल एनर्जी चाहिए थी ना। तो अब आप ना एक काम करेंगे, आप 18 × 10⁻16 जॉल की एनर्जी आपने इस न्यूक्लियस को देनी है, बाहर से आपने देनी है ताकि ये टूट जाए, खुद ब खुद तो नहीं टूटेगा, लेकिन बाहर से आपने एनर्जी देनी है। अब वो कितनी देनी देनी है, उतनी ही देनी जितनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी। तो आप उसको एनर्जी दे दो बाहर से, बाहर से एनर्जी देंगे तो अब ये न्यूक्लियस वापस टूट जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो अब मैं तीर का निशान इस तरफ लगा कि अब ऐसा होगा, अब वापस प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली वही हो जाएगा जैसे पहले वो सेपरेट थे, ठीक है, सेपरेट थे। अब ये एनर्जी उनके पास वापस कहां से आई, उनका मास कहां से आया, क्योंकि जो शख्स ने बाहर से एनर्जी दी थी वो एनर्जी तो मास में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं। तो वो जो बाहर से एनर्जी दी गई थी वो एनर्जी मास में कन्वर्ट कर वापस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो मिसिंग पार्ट था उनको वापस मिल गया। तो अब इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल वही हो जाता है जो ओरिजिनली था। हाँ, अब आप फिर से इसको कंबाइन करना चाहते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन करना चाहते हैं, तो जब ये न्यूक्लियस की शक्ल में बन जाएगा, बाइंड हो जाएंगे, ये फिर से इसका आ, कुछ मास गायब होगा, वो मास एनर्जी की शक्ल में गायब होगा, और वो एनर्जी कहाँ खर्च हुई थी, इस न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में
फाइंड करने के लिए, यूं समझो कि वो खर्च हुई, बस ये बात है। तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, बना भी सकते हो न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को तोड़ भी सकते हो। बस एक ही लफ्ज है, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। बनाने के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आप समझो यूटिलाइज हो जाती है, तोड़ने के लिए बाहर से उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है जितनी बाइंडिंग एनर्जी थी उसको तोड़ने की, बस। अच्छा, यहाँ पे क्या, इफ वी ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स then the same amount of energy equal to binding energy will be needed। ये अंग्रेजी में मैंने बता दिया, सेम वही उर्दू में कि भाई अगर तोड़ना चाहो तो उतनी ही एनर्जी चाहिए। a defected mass is represented। अब हम किताब की तरफ आ रहे हैं कि डिफेक्टेड मास को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, मैं सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपी बोर्ड, कोशिश करता हूँ इन्हीं बुक्स से उठा के चीज़ों को, और जिस बुक में मिस्टेक हो उसको अक्सर कोशिश करता हूँ कि साइड पे कर लेता हूँ। बाकी जिसमें मेरा जो तजर्बा रहा है अभी थ्रू आउट पाकिस्तान, बेस्ट टेक्स्ट बुक इज ऑफ फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड के बेस्ट टेक्स्ट बुक है एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। गलतियों की चांसेस बहुत कम होते हैं और प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होता है। स्टार्ट भी नजर आ रहा है, एंड भी नजर आ रहा है। बाकी पता चल जाता है कि लिखने वाले ने एहतियात किया हुआ है। बाकी बुक्स अल्लाह खैर करे, थोड़ा किसी में थोड़े थोड़े बहुत मिस्टेक है, किसी में बहुत ज्यादा है, ठीक है। A defected mass is represented as डेल्टा एम। अच्छा, डेल्टा, ये जो एम है ना, इस ये है डिफेक्टेड मास को शो करने का ये सिंबल है, इससे हम इसको शो कर लेते हैं। और इसको फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था। यहाँ देखो, डेल्टा एम यानी डिफेक्टेड मास इज इक्वल टू, ये जेड एम पी क्या है, जेड एम पी लगता बड़ा मुश्किल, लेकिन कुछ भी नहीं है। जेड एटॉमिक नंबर है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कि नहीं है, जेड, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, उसके बाद एमपी है, एमपी, एम व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ, पी मतलब प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर जो एमपी है ये है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब समझ आया आपको जेड क्यों लिखा हुआ है। अगर सपोज करते एक प्रोटॉन का मास 2 है, सपोज करते हैं 2 है, तो टोटल प्रोटॉन हमारे पास 6 है, तो फिर आप 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो 6 दूनी 12, 6 2 12, अब ये का मास आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जेड एम पी की जगह आप लोग लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स जो एटम के अंदर है। तो इसीलिए नीचे अगर आप देखो, मैंने थोड़ा उसको सिंपल करके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है दोबारा से कि डिफेक्टेड मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स जमा, उसके बाद क्या है, प्लस। देखो मैंने ऊपर फिर प्लस लिखा है, प्लस ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है। मास नंबर से अगर आप जेड को निकालोगे तो न्यूट्रॉन्स की तादाद बच जाती है, आपको याद है ना। मास नंबर से प्रोटॉन नंबर निकालो तो न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाती है। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद मल्टीप्लाई बाय एम एन। अब ये एम एन क्या है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, एम एन मास ऑफ द न्यूट्रॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन। सो इसका मतलब यह है कि ए माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय एम एन का मतलब है टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, टोटल न्यूट्रॉन्स का मास। तो इसीलिए तो मैंने इनकी जगह सादा अल्फाज में यहां पर नीचे लिखा हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जितने भी न्यूट्रॉन्स है उनका मास। उसके बाद माइनस का निशान आपको नजर आएगा, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस का मास है ना, ये हमेशा छोटा होगा, तो इसीलिए वहां पर माइनस में लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोटॉन्स का मास जमा न्यूट्रॉन्स का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। और ये जो न्यूक्लियस का मास है ये आपको एक्सपेरिमेंटली बताएंगे इस सवाल के अंदर कि भाई ये इसका मास है। आपने करना क्या है, खुद से जितने प्रोटॉन है वो अपने काउंट करने हैं। प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास आपको पता है, बाकी प्रोटॉन का मास भी फाइंड करें।
और फिर न्यूट्रॉन का मास फाइंड करिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को जमा कर दो आपस में, प्लस कर दिया, उससे फिर न्यूक्लियस का मास माइनस कर दो, आपके पास डिफेक्टेड मास आ जाएगा। एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ मिसिंग मास कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये आपको बता चुका हूं कि आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशनशिप से आप उसको एनर्जी को फाइंड भी कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये फार्मूला है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये भी रियलिटी हो गया, आप अपने अल्फाज में, उर्दू इंग्लिश में, अब आप लोग बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन भी कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। दिस इज द एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द डिफेक्टेड मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, राइट? This is called binding energy, and binding energy is supposed to be used to combine the protons and neutrons together to make a nucleus. Find the mass, defect, and binding energy of deuteronucleus, ड्यूटीरियम या ड्यूटेरोन्यूक्लियस। अच्छा, ये कह रहा है कि आप लोग मास, डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करिए ड्यूटीरियम की। ड्यूटीरियम क्या है? एक प्रोटॉन है, उसके अंदर एक हाइड्रोजन है, उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मास 2 है। ये ड्यूटीरियम है, सही है? ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। प्रोटियम जो है वो एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, और उसका मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों एक जैसे, H11। ये प्रोटियम है, प्रोटियम है, या आप इसको दो, ठीक है? तो ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। इसके बारे में मैं आपको फिर कोई एक स्पेशल बात बताऊंगा, अगर मैं नहीं बताया तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने कोई स्पेशल बात बतानी चाहिए H11 के बारे में। तो सवाल अब इसके हवाले से, H12 के हवाले से है। इसका न्यूक्लियस किस तरह होगा? इसका न्यूक्लियस इस तरह होगा कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। अब जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे तो इसका डिफेक्टेड मास कितना होगा, उसी की फिर बाइंडिंग एनर्जी कितनी, ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हमें एक्सपेरिमेंटल मास चाहिए। तो वो कहता है कि आप लोग फाइंड करो, द एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस इज 3.3435। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, आप ये कह सकते हैं। 3.3435। मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट के बारे में ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में जो है मौजूद है। इंशाल्लाह उस पर शहजादा साहब के लेक्चर भी आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पर मैंने भी कुछ बहुत साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो आप लोग इंशाल्लाह वहां से समझ आ जाएगा। प्रिसाइज रीडिंग और एक्यूरेट रीडिंग, वो सारे पॉइंट की बात का वाला है। चले, तो 3.3435 न्यूटन पर मीटर 27 केजी जो है, ये एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द न्यूक्लियस है। अब आपने करना क्या है? आपने डिफेक्टेड मास फाइंड करना है। तो डिफेक्टेड मास में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो डेल्टा एम लिखेंगे, डिफेक्टेड मास। प्रोटॉन्स का मास देखे, प्रोटॉन्स हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन कितने, एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये देखो प्रोटॉन का मास ये है। तो हम लोग लिखेंगे 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। देखिए, जो भी टीचर होगा वो जब भी प्रोटॉन का मास लिखेगा वो सिर्फ 1.67 लिखेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे। लेकिन किताब में, अब ये देखो, कल पिछले वाले लेक्चर जो थे वो मैंने केपी बोर्ड से बताए थे, ये वाला लेक्चर जो है ये मैंने फेडरल बोर्ड से उठाया। तो फेडरल बोर्ड में इसकी वैल्यूज इतनी आ रही है, 6726, ठीक है? अब ये प्रोटॉन का मास है, कितने प्रोटॉन है हमारे पास टोटल? एक प्रोटॉन है, तो मजीद उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। प्लस का निशान लगेगा। न्यूट्रॉन का मास कितना है? ये देखो न्यूट्रॉन का मास भी बिल्कुल तकरीबन उतना ही है, थोड़ा सा फर्क है, 1.6749 इंटू 10 की पावर, अरे, इंटू 10 की पावर, ये
मैं यहाँ से ये निशान देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर अक्सर पेन काम नहीं करता, तो मैं ये छोटा सा जगह, अच्छा, इंटू 10 रेस की पावर -27 kg, ये हो गया। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हो गया, सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन है। माइनस कर देंगे इसके साथ, क्या चीज माइनस करेंगे? जो वैल्यू हमारे पास हमें दी गई थी, कितनी है? 3.3435 × 10 रेस की पावर -27 kg। खुशकिस्मती ये है कि पावर सब का सब एक जैसा है, -27 जब आपको प्लस करते हैं तो फिर एक इसको लिखा जाएगा। अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे, 1.67226 को प्लस करेंगे 1.674 के साथ, फिर उसके अंदर उसको प्लस करके उससे माइनस करेंगे, किस चीज को माइनस करेंगे? 3.34535, ये माइनस करेंगे। आपके पास पावर, जिनकी चीज का ये जो पावर है ना, वो आपने एक ही लिखना है, सही। आपके पास आंसर आ जाएगा ये 3.9754 × 10 रेस की पावर -30। वो -27 होगा, लेकिन उससे आगे पीछे हम डिजिट ऐसा करेंगे कि -30 आ जाएगा, सही है। तो आपके पास आंसर 27 ही आएगा, लेकिन बाद में उसके राउंड, उसके डिजिट्स को पॉइंट से आगे पीछे करके -27 को -30 कर देंगे, यानी एक्स्ट्रा डिजिट आप ला रहे हैं उसके अंदर। तो ये वाला प्रैक्टिस मैंने आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बता चुका हूं कि पावर के साथ किस तरह डील करना है, वो मैं आपको वहां पर बता चुका हूं, ठीक है। तो 3.9754 × 10 - 30 kg इसका आंसर आज आ गया। ये क्या बला है? ये 3.9754, ये आपका डिफेक्टेड मास है। दिस इज योर डिफेक्टेड मास, यानी बहुत कम मास है, -30 kg, बहुत स्मॉल मास है जो कि डिफेक्टिव है। अब इसको हमने करना क्या है? सिंपल सी बात है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें? एनर्जी में। तो एनर्जी में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आइंस्टाइन का फॉर्मूला E = mc² है ना, mc² है। तो m की जगह हम लोग अपना डिफेक्टेड मास डेल्टा m पुट करेंगे, बाकी c की जगह वही स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ का स्क्वायर लगा लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। अब जरा देखो, यहाँ पर आ जाइए, लेफ्ट साइड पर मैंने आप लोगों के लिए बाइंडिंग एनर्जी लिखा हुआ है, बीई का मतलब बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा mc²। अब ये देखो, मैंने यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू लिखा हुआ है 3.5729 × 10 रेस की पावर -13 जूल, यानी ये कैलकुलेशन करके हम लोगों ने लाया हुआ है। अब जरा मैं इधर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ कैसे? 3, इधर लिख लेता हूँ, 3.9754 × 10 रेस की पावर -30, ये लिख लिया डिफेक्टेड मास। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। वो अभी इधर जगह नहीं है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। हाँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, ये देखो, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा कैलकुलेशन पर, कि अभी फिर से कैलकुलेशन करेंगे, टाइम जाया करेंगे, आप लोग खुद कैलकुलेटर उठाएंगे, चेक करेंगे। इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा 3.5729 × 10⁻13 जूल। आप लोग लाजमी तौर पर कैलकुलेटर निकालें और चेक करें कि आपका मैथमेटिक्स सही है कि नहीं है। आप पावर वगैरह कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। 3.5729 × 10⁻13 जॉल आ गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी आप कन्वर्ट करते हो ना, तो बस ये काम करें, जो आपके पास जॉल में एनर्जी आई हुई, उसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻19 पर। ये हमेशा देखो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, निशान देखो, डिवाइड कर लो इसको, ये देखती निशान देखो, डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻19 पर। या तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी किस तरह डिवाइड करेंगे? दोबारा से इधर लिखेंगे 3.5729 इंटू 10 रेस की पावर -13 जॉल, डिवाइड करेंगे
इसको किस चीज पर डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10 raised to power -19 पर जब आप डिवाइड करोगे तब आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, ये होगा 2.33 इंटू 10⁻⁶। अब जॉल गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आ गया। ठीक है, आपने वो कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब 10⁻⁶ आपको पता है मेगा के बराबर है ना, मेगा। तो आप लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खाली वो 10⁻⁶ को गायब कर दो, उसकी जगह पर आप मेगा ला सकते हो। तो ये है 2.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भाई आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो ये किसका बाइंडिंग एनर्जी है, ये ड्यूटेरियम की न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी है। और न्यूक्लियस उठाएंगे, किसी का बाइंडिंग एनर्जी 0 होगी, बहुत कम होगी, किसी का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, किसी का 5 होगी, किसी का 6 होगी। तो आगे एक टॉपिक आ रहा है, उसमें आपको पता चलेगा बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम जो है वो 8 तक चली जाती है, फिर वापस कम हो जाती है, वो भी आपको इंशाल्लाह। Why mass defect of hydrogen is zero? This is very special. मास हाइड्रोजन का मास डिफेक्ट क्यों जीरो है? असल में ये बात हो रही किस चीज की, ये उस हाइड्रोजन की बात है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब देखो, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो ये कंबाइन किस चीज के साथ होएगा? अगर न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरा प्रोटॉन नहीं है, तो प्रोटॉन किसके साथ जाएगा? कभी तो खुद ही पहले भी अकेला था एटम की शक्ल में। हाँ, अब ये किसके साथ कंबाइन होगा? तो लिहाजा ये पहले से ही बना हुआ है, यू समझो पहले से ही पड़ा हुआ है, कोई और चीज नहीं है कि इसके साथ कंबाइन करे। लिहाजा इसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होगी। बाइंडिंग एनर्जी तो तब इसका कॉन्सेप्ट आता है जब अलग अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में या दो हो या तीन हो या 100 हो, जब वो कंबाइन हो रहे होंगे तब बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। अब ये एक ही प्रोटॉन बेचारा पहले से एक है, तो किसके साथ कंबाइन होगी? लिहाजा हाइड्रोजन यानी इसका जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम की बात नहीं हो रही है, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी जीरो है, because it contain only one single proton and there is no need for this proton to combine with other, right? Calculate the binding energy of helium nucleus. अब देखो, अब यहाँ पर हीलियम का न्यूक्लियस आ रहा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों ने फाइंड करनी है, लेकिन याद रखिएगा कि इस बार उन्होंने क्या गड़बड़ किया हुआ है। उन्होंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास केजी के बजाय, जैसे पिछले सवाल में केजी में था ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी में था। अब यहाँ पर उन्होंने इनके मास को एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में दिया हुआ है। किस चीज में? एएमयू में दिया हुआ है। मुझे खुशी इस बात की कि मैंने आपको एएमयू भी बताया हुआ है, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि एएमयू को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमें पता है कि एक एएमयू कितने केजी के बराबर है, ये हमें पता है। लिहाजा अगर सवाल में हमें मास एएमयू में दिया जाए, हमारे लिए कोई इशू नहीं, हम एएमयू को केजी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर पहले से केजी में होगा फिर तो चलेगा। चले, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द हीलियम इज, अब जरा देखो हीलियम का एक्सपेरिमेंटल मास, उसके न्यूक्लियस की बात हो रही, वो है 4.00281 ए एम यू, ये उसका वजन दिया हुआ है। अब हम आते हैं प्रोटॉन का मास कितना है। प्रोटॉन का मास है 1.007595 यू, ए एम यू, ए एम यू, ये सारा सब ए एम यू में। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.00898 एएमयू। अब सारा मास हमें एएमयू में दिया, कोई बात नहीं है, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, डेल्टा एम लगाएंगे। डिफेक्टेड मास इज इक्वल टू, हीलियम में कितने प्रोटॉन्स है वैसे? बाय द वे कितने प्रोटॉन्स है? 2 प्रोटॉन है, शाबाश। तो आपने एक काम करना है, 2 प्रोटॉन्स को मल्टीप्लाई करना है 1.00795 के साथ, ये तो 2 प्रोटॉन है ना, तो आपने टोटल प्रोटॉन का मास फाइंड करना है, प्लस का निशान पुट करेंगे। न्यूट्रॉन्स एक का आपको पता है, ये चूंकि 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 मल्टीप्लाई करते हैं 1.008
8। ये जब आ जाएगा हमारे पास, यहां पर आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे, इसके पास आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा, सपोज इधर कुछ भी आ जाए, एक्स आ जाए जमा एक्स इधर आ जाए, ये आप लोग खुद करोगे, ठीक, मुझे बताओगे। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एमयू में आ जाएगा, उससे आपने माइनस करना है, किस चीज को माइनस करना है, 4.00281। ये न्यूक्लियस का मास अब यहां से आपने माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे ना, तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा, सपोज एनीथिंग दैट 0.013 समथिंग आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो भी किस चीज में होगा, वो एएमयू में होगा। और आपने इस एएमयू को कन्वर्ट करना है किस चीज में, केजी में आपने कन्वर्ट करना है, वापस आपने ले जाना है। तो ले जाने के लिए जो एक एएमयू का मास है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻27। ये नंबर, यहाँ पर जो नंबर आपके पास आएगा, उस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो केजी में आ जाएगा, जो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आप कर भी लोगे। एक हिंट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, जब आप वहां पर माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 0.03034 आना चाहिए, 0.03430, यानी ये इस तरह आना चाहिए। ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर, इधर आपका आंसर आना चाहिए ये 0.03034, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10⁻27 केजी के साथ, तो फिर आपका जब केजी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 5.03 इंटू 10⁻⁻29 केजी। ये आपका आंसर आना चाहिए, आप खुद करोगे तो आपको ये आप आना चाहिए, आप अपने आप को साथ साथ चेक भी करते जाएंगे। तो ये 5.03 इंटू 10⁻29 केजी, ये आपका डिफेक्टेड मास आ जाएगा, ठीक है। अब इस डिफेक्टेड मास को आपने करना क्या है, इसको आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप आइंस्टाइन का फार्मूला लगाओगे, एनर्जी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की जगह ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर 5.03 इंटू 10⁻29, ये पूरी पुट करोगे। और सी की जगह स्पीड अप्लाइड वैल्यू। आप लोग बोलोगे कि सर सारा सवाल तो आपने खुद ही बता दिया, तो बस क्या करें, आप लोगों ने सवाल देखा, इसको वीडियो इधर पॉज करिए, पेज उठाओ और शुरू हो जाओ। आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए 2.82, फाइनल आंसर आपके पास आना चाहिए 2.82 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आना चाहिए। और अगर कोई मेरा काबिल स्टूडेंट है, वो इस 2.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ को मेगा वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लाएगा, वो मुझे टेक्स्ट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर हो गया सिलसिला आपका खत्म, इंशाल्लाह। बल्कि अच्छा, ये एक छोटा सा एक चीज ये भी आ गया आपके जहन में सवाल है कि सर कौन कौन से एलिमेंट, क्या बाइंडिंग एनर्जी सबकी एक जैसे, नहीं, बाइंडिंग एनर्जी चेंज होती रहती है। अब ये ग्राफ यहाँ पर हमें बताया मास नंबर है, यानी जिसका मास नंबर बहुत छोटा है, जाहिर है उसका मास 3 है या 4 है या 2 है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी आपको यहीं पर आसपास नजर आएंगी, ये जो 0 और 2 के दरमियान इसकी बाइंडिंग एनर्जी, आप ये वाई एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर मास नंबर है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, आपको इस तरह से एक लाइन नजर आएगा, ठीक है, ये ऐसा। आयरन के केस में, आयरन के केस में मैंने सिर्फ आयरन ही लिखा हुआ है। आपने एलिमेंट लिए दो, उसका मास बढ़ा रहे थे, आस्ते आस्ते मास बढ़ा रहे थे। आयरन का जब आया, आयरन का अराउंड अबाउट 58 मास है उसका, 58 58 आई थिंक, यस। तो 58 के मास तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही थी, बढ़ रही थी।
हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 58 के बाद और भी मतलब 60 वाला 100 वाला उसके बाद एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी वापस कम है। तो ये लाइन आपको इस तरह से नीचे आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसे नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। नीचे मतलब ये है कि एनर्जी कम हो रही है। आपने अपनी इस प्यारी सी खोपड़ी में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि प्रेडिक्टेबल में एलिमेंट में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो आयरन है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल। तो अगर कभी कहीं पर आपसे सवाल पूछा जाए कि मेरे छोटे भाई आयरन क्यों स्टेबल है सबसे ज्यादा, तो आपका जवाब आ जाए कि भाई इसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ओके फाइन, जैसे ये डन। अब बाइंडिंग एनर्जी अब जरा देखो 0 से लेकर 10 तक है, तो मैक्सिमम हमारा 8 तक गया हुआ है। अब मैंने साइड पे इधर कुछ लिखा हुआ है, साइड पे इधर जरा आ जाओ, ये पहले इधर आ जाओ। 8 मास नंबर 2, मास नंबर जब 2 था, छोटा सा मास था, उन एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी जरा देखो 0.5। ये अंदाजा हो गया 0.5 बहुत कम बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन जब मास क्या हुआ 58 हो गया, मास जिसका एलिमेंट जिस एलिमेंट का मास 58 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.8 है, बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, 8.8 इज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। अब आप मजीद मास की तरफ चलो, 8 मास नंबर 238 का जो मास था उस पर बाइंडिंग एनर्जी 7.6 आ रही है, 7.6 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी एक खास मास तक तो बढ़ रही होती है, उस मास के आगे बाद में मजीद मास बनने से वो वापस कम हो जाती है। तो वापस कम का मतलब 7.6 तक हमने देखा कि ये आ जाती है। तो ये जो मेरा ग्राफ है, इसको अगर मैं 8 से उठा के अराउंड 7 के आसपास दो, तो मेरे ख्याल में 7 यहाँ पर बीच में होगा, ठीक है, इधर 7 होगा। तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ से कोई लाइन हम यहाँ तक लाएंगे। यस, यहाँ तक हम एक लाइन टच कर देंगे, समझ आ रही है? तो इस ग्राफ से आपको सिर्फ मैंने ये बताना था कि बाइंडिंग एनर्जी एलिमेंट्स की चेंज होती रहती है। शुरू में जैसे एलिमेंट का मास कम है, वो मास जब बढ़ रहा होता है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही थी, मास ज्यादा हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। एक स्टेज आएगा कि मास कि बाइंडिंग एनर्जी मजीद बढ़ नहीं रहेगी और बाइंडिंग एनर्जी कम होना शुरू करेगी मजीद मास में। वो कौन सा मास है, 58 पे जो है बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद कम हो जाती है। बस ये बात भी यहाँ पर डिस्कस हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।